कुलवंत के 4 बेटे थे। कुलवंत ने बचपन से ही अपने काले रंग को लेकर बहुत ताने सुने थे और कुलवंत के पति सोम ने हमेशा उसका साथ दिया था। लेकिन कुछ साल पहले ही सोम की मृत्यु हो गई थी। अब सोम की मृत्यु के बाद कुलवंत अपने 4 बेटों के साथ रहा करती थी। कुलवंत को इस बात की खुशी थी कि उसके चारों बेटे गोरे थे और अब बड़े हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन कुलवंत रसोई घर में काम कर रही होती है। तभी कुलवंत का बड़ा बेटा राज आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ आप कितना काम करती हो। वैसे मैं आज छुट्टी पर हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आपके कामों में आपका हाथ बटा लूँ। एक तू ही मेरा संस्कारी बेटा है, बाकी जो तेरे 3 नालायक भाई हैं, आयुष, पीयूष और अमित, वो तीनों तो एक नंबर के कामचोर हैं। उन्हें तो बस खुद से मतलब है, भले ही माँ यहाँ काम करते करते मर ही जाए। तभी वहाँ कुलवंत का दूसरा बेटा आता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या माँ आपने अब तक मेरा लंच पैक नहीं किया? आज आपकी वजह से फिर से मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ, माँ की वजह से तो तू हमेशा ही लेट होता है। आने दो तुम चारों की बीवियों को, फिर देखते हो कौन हमेशा समय पर ऑफिस पहुँचता है। कुलवंत अपने चारों बेटे से बहुत प्यार करती थी और कुलवंत के चारों बेटे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह से हंसते खेलते कुलवंत का परिवार चल रहा होता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कुलवंत की बहन दिव्या आती है और कुलवंत से बोलती है, दीदी मेरी 3 बेटी थी, मैंने तो अपनी तीनों बेटी की शादी करवा दी। तेरे चारों बेटे मेरी तीनों बेटियों से बड़े हैं, पर अब तक तूने अपने एक बेटे की भी शादी नहीं करवाई। अरे तुझे अपने बेटों की शादी करवानी भी है या नहीं? करवानी तो थी, पर मैं सोच रही थी कि एक बार अपने चारों बेटों से भी पूछ लूं, कहीं उन्होंने कोई लड़की तो पसंद नहीं कर रखी। पूछ लेना दीदी, अगर तुम्हारे लड़के के नजर में कोई लड़की नहीं होगी तो मुझे बताना, मेरे पास बहुत अच्छी लड़कियां हैं, वो भी संस्कारी। इस तरह से दिव्या चली जाती है और शाम को जब उसके सारे बेटे घर आते हैं तो कुलवंत अपने बेटों से उनकी शादी की बात करती है। जिसके बाद आयुष, पीयूष और अमित अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपनी माँ को बता देते हैं। जिसके बाद कुलवंत अपने सबसे बड़े बेटे राज से बोलती है, राज बेटा, तूने किसी लड़की के बारे में नहीं बताया? हाँ माँ, क्योंकि मुझे आपकी पसंद की लड़की से शादी करनी है। राज की ये बात सुनकर कुलवंत बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी बहन को बताती है। अब बहुत जल्द कुलवंत अपनी चारों बेटों की शादी उनकी मनपसंद की लड़कियों से करवा देती है। कुलवंत की चारों बहू बहुत गोरी और सुंदर होती है और कुलवंत की 3 बहू के अंदर अपने गोरे और सुंदर होने का बहुत घमंड होता है। ऐसे ही एक दिन, छोटी बहू, ओ छोटी बहू पूजा, देखो सुबह हो चुकी है, अब उठकर फ्रेश हो जाओ। माँ जी प्लीज, जब मैं सोकर उठती हूँ तो आप मेरे सामने मत आया करो, क्योंकि मुझे सोकर उठते ही आपका काला चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर बहू, मैं तो बस तुझे यहाँ उठाने आई थी। कुलवंत पूजा को उठाई रही होती है कि तभी कुलवंत की दूसरी बहू नीलम वहाँ आ जाती है और कुलवंत से बोलती है, ओहो माँ जी, सही कहते हैं आयुष जी, सच में आप बहुत ही लापरवाह इंसान हो। आप जानती हो ना, मुझे आयुष जी के साथ ही ऑफिस जाना होता है, पर फिर भी आपने अभी तक हमारा लंच पैक नहीं किया। ऊपर से आपकी काली शक्ल, मैं जब भी आपको देखकर ऑफिस जाती हूँ तो मेरा पूरा दिन आपके चेहरे की तरह काला अंधकार में चला जाता है। अपनी बहुआ के मुंह से अपने काले रंग के लिए ऐसा सुनकर कुलवंत को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और उसके तीनों बेटे भी अपनी बीवियों के बहकावे में आ जाते हैं और अब वो भी अपनी ही माँ को उसके रंग के लिए ताने मारने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलम प्रेग्नेंट होती है। जब ये बात कुलवंत को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और नीलम का खूब ख्याल रखती है। और ऐसे ही एक दिन, बहू ये लो केसर वाला दूध, केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है। माँ जी, मैं गोरी, मेरे पति गोरे, तो जाहिर सी बात है ना कि मेरा बच्चा भी गोरा ही होगा। और वैसे भी आप प्लीज सुबह शाम मुझे अपना चेहरा मत दिखाइए, अगर मैं भी आपका चेहरा पूरे दिन देखती रहूंगी तो मेरा बच्चा भी काला होगा, बिल्कुल आपकी तरह। अपनी बहू की ये बात सुनकर कुलवंत दूध का गिलास वहीं रखकर वहां से चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ अब और ज्यादा दिन कुलवंत की बड़ी बहू दिशा से बर्दाश्त नहीं होता और ऐसे ही एक दिन जब खाने की टेबल पर कुलवंत के तीनों बेटे और उनकी बीवियां कुलवंत के काले रंग का मजाक बना रही होती हैं।
वैसे माँ जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। कहते हैं कि पति पत्नी अगर गोरे होते हैं तो उनका बच्चा भी गोरा होता है, और अगर काले होते हैं तो उनका बच्चा भी काला होता है। पर आपने गोरे बच्चे कैसे पैदा कर लिए, जबकि आप तो तवे से भी ज्यादा काली हैं? अरे ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी पूजा कि हमारे पिताजी गोरे थे और इसीलिए हम गोरे हुए। हमारे पिताजी भी काले होते तो आज तुम्हारे जीवन में हम गोरे पति नहीं, हम काले पति होते। बच्चों, काले और गोरे रंग में क्या रखा है? इंसान का तो बस दिल साफ होना चाहिए। माँ जी, जिस इंसान का रंग ही काला हो उसका दिल कैसे साफ हो सकता है? ये सुनकर दिशा से अब और बर्दाश्त नहीं होता और वो सबसे बोलती है। बस बहुत उड़ा लिया तुम लोगों ने माँ जी का मजाक। यहाँ पे गोरी और काली की बातें हो रही है ना, तो मुझे ये बताओ कि तुम तीनों में से मैं काली हूँ या गोरी? दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वैसे भी आप तो पूरे घर में सबसे गोरी और सुंदर हो। आपके जैसी रंगत और सुंदरता तो हर किसी को चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि तुम सब मुझसे काले हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें इन चीजों के लिए नहीं बोला। फिर तुम तीनों बहुएं माँ जी को उनके रंग के लिए कैसे बोल सकती हो? तुम तीनों को तो छोड़ो, मैं तो आप तीनों पे हैरान हूँ। आयुष, पीयूष, अमित, माँ जी आपकी माँ है ना, इसी रंग के साथ उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया, आपको आपकी मर्जी से शादी करने दिया, और आज आप तीनों अपनी माँ को इस तरह सुना रहे हैं। पर दीदी, काले को काला ही कहा जाता है। अरे माँ जी का तो सिर्फ रंग काला है, लेकिन तुम तीनों की सोच, दिल, सब कुछ काला है। तुम सबको काला रंग बहुत पसंद है ना, काला कपड़ा पहनना बहुत पसंद है, लेकिन काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर विष्णु भगवान भी तो काले थे ना, लेकिन फिर भी सब उनसे कितना प्यार करते थे। शादी होने के बाद बहुएं अपने घर को संभालती हैं, लेकिन तुम तीनों बहुओं के आने के बाद भी माँ जी खुद सबका ख्याल रखती हैं, बिना कुछ कहे सब कुछ करती हैं। और तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ जी को उनके रंग के लिए ताने दे रहे हो। बस कर बहू, उन्हें बुरा लग रहा होगा, उनके दिल को ठेस पहुंच रही होगी। अगर इनके दिल को ठेस पहुंचती है ना माँ जी, तो पहुंचने दीजिए। आखिर इन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जिनकी बदौलत आज ये लोग इस घर में है ना, वो लोग कैसे आपको रंग के लिए ताना दे सकते हैं? आज अगर यहाँ पे राज होते तो शायद घर में ये सब कुछ नहीं होता। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुलवंत दिशा को समझाती है, लेकिन अपनी तीनों बहू को कुछ नहीं बोलती। ये देखकर कुलवंत की तीनों बहू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो कुलवंत से बोलती हैं। माँ जी, दीदी आज बिल्कुल सही बोल रही हैं, उन्हें बोलने दीजिए। माँ जी, आज हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। काश कि इस तरह के संस्कार हमें हमारे माँ बाप ने दिए होते तो आज हम आपके काले रंग को लेकर आपका इतना मजाक नहीं बना रहे होते। इस तरह से कुलवंत की तीनों बेटे और उसकी बहुओं को अकल आ जाती है, जिसके बाद कुलवंत अपने बहू बेटों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। विशाल जादुई हाथी का घर। एक छोटे से गांव में कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए एक तालाब के पास जाते हैं, जहां वो एक विशाल हाथी को देखते हैं। वो एक गड्ढे में फंसा होता है और काफी चोट लगने की वजह से चिल्ला रहा होता है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। गांव वाले उस हाथी के पास जाते हैं और हाथी को देखकर डर जाते हैं और मछली पकड़ने वाला जाल लेकर उस गड्ढे को ढाक देते हैं ताकि वो हाथी बाहर ना निकल सके, और खुद वहां से भाग जाते हैं। और पूरे गांव में ये बात बता दी जाती है कि कोई भी पास वाले तालाब में ना जाए, और उस गांव का सरपंच अपने सभी गांव वालों से बोलता है, मैं इस गांव का सरपंच हूँ और आप लोगों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस गांव से कोई भी पास वाले तालाब में नहीं जाएगा जब तक वो जंगली हाथी वहाँ से ना चला जाए। सारे गांव वाले सरपंच की बात मान लेते हैं और पास के तालाब में जाना बंद कर देते हैं। पर रामू बहुत गरीब था और उसकी रोजी रोटी उस जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके शहर में बेच कर होती थी, इसीलिए वो सरपंच की बात ना मानकर आधी रात को उस जंगल में लकड़ियाँ लेने जाता है, जहाँ उसको उसी हाथी की आवाज सुनाई देती है। और रामू हिम्मत करके उस हाथी के पास जाता है और उस जाल को हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये विशाल हाथी जो उस गड्ढे में फंसा है उसको बहुत चोट लगी है। उस हाथी को गड्ढे में फंसा देखकर रामू खुद से बोलता है, अरे ये हाथी तो पहले से ही इतना जख्मी है, भला
ये हाथी किसी को क्या चोट पहुंचा सकता है? मुझे इस बेजुबान जानवर की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर रामू जाल को हटा देता है और कुछ लकड़ियां उस गड्ढे में डालकर, जिसकी मदद से वो विशाल हाथी उस लकड़ियों से ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाता है और रामू हाथी की सूंड पर अपना हाथ सहलाते हुए बोलता है, अब तुम फिकर मत करो मेरे साथी। मैं हूँ ना, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी ये चोट भी ठीक कर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी भी किसी को चोट नहीं पहुँचाओगे। ये बोलकर रामू घर जाता है और अपने घर से कुछ मरहम पट्टी फिर से लेकर विशाल हाथी के पास आता है और उस हाथी की चोट पर दवाई लगाता है और इसी तरह रोज रात को उस हाथी के पास जाता और उसकी देखभाल करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रामू हाथी के पास जाकर उदास होकर बैठ जाता है और बोलता है, मैं यहाँ लकड़ियाँ जमा करने आया था, पर तुम्हारा दर्द देखकर अपनी बीबी बच्चों का ही दर्द भूल गया। अब मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कुल्हाड़ी जिससे मैं लकड़ियाँ बकड़ियाँ काट सकूं और उन्हें जाकर शहर में बेच सकूं। तभी वो विशाल हाथी बोलने लगता है और वो रामू से बोलता है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तुमने मेरे लिए अपनी कुल्हाड़ी बेच दी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। उस विशाल हाथी को बोलता देख रामू हैरान हो जाता है और उससे बोलता है, अरे तुम बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं कोई मामूली हाथी नहीं हूँ, मैं एक जादुई हाथी हूँ। क्या? एक जादुई हाथी हो? हाँ हाँ, मैं एक जादुई हाथी हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन कैसे? मेरे पेट में एक विशाल घर है जिसमें तुम रह सकते हो। साथ ही मेरे पेट में बहुत कीमती सामान भी है जिसे बेचकर तुम अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सकते हो। क्या तुम सच बोल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तुम चाहो तो मेरे पेट के अंदर जाकर वो विशाल घर देख सकते हो, पर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? हाँ वादा, तुम मुझसे वादा करो कि ये सच सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैं एक विशाल जादुई हाथी हूँ। रामू हाथी की बात मान जाता है और हाथी के पेट के अंदर जाता है जहाँ वो एक बहुत बड़ा और सुंदर सा घर देखता है। उसमें से कीमती सामानों को देखकर हैरान हो जाता है। तभी हाथी की आवाज सुनाई देती है और हाथी रामू से बोलता है, इस घर के लॉकर रूम में बहुत सारे गहने रखे हुए हैं, तुम इन जेवरों को शहर में ले जाकर बेच सकते हो। रामू हाथी के कहने पर कुछ जेवर लेकर घर चला जाता है। अगले दिन शहर जाकर उन जेवरों को बेच देता है। अब इस तरह वो जादुई हाथी उसकी मदद करता है और देखते ही देखते रामू की आर्थिक हालत ठीक होने लगती है। ये सब देखकर गांव के लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि रातों रात ऐसा क्या हो गया कि रामू की काया ही पलट गई। और एक रात जब रामू आधी रात को जादुई हाथी के पास जाता है जहाँ उसके गांव का एक आदमी रूप उसका पीछा करता है और वो देखता है कि रामू उस हाथी के पेट के अंदर जाता है। उसके पेट से कुछ सोना और चांदी लेकर बाहर आता है। रामू के जाने के बाद रूप खुद से बोलता है, ओहो, तो ये बात है, तो इस विशाल जादुई हाथी की वजह से ये फकीर रामू इतना अमीर हो गया, पर अब मैं उससे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा क्योंकि मुझे उसका ये राज पता चल गया है। ये बोलकर रूप हाथी के पास जाता है और उससे बोलता है, ए जादुई हाथी, मुझे भी रामू की तरह सोने चांदी चाहिए ताकि उसको बेचकर मैं भी अमीर हो जाऊं। मैं सिर्फ
रामू जैसे भले लोगों की मदद करता हूँ, तुम जैसे दुष्ट लोगों की नहीं। हाथी की बात सुनकर रूप को गुस्सा आ जाता है और वो गांव में जाकर सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, आप इस रामू को गांव से निकाल दो क्योंकि उसने आपकी बात की अवहेलना की है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही सरपंच जी कि आपने सभी गांव वालों को मना किया था ना कि कोई तालाब वाले जंगल में नहीं जाएगा और न ही उस हाथी को उस गड्ढे से बाहर निकालेगा, पर रामू ने आपकी बात नहीं मानी और हम सबकी जान खतरे में डाल दी। वो कैसे? सरपंच जी, इस रामू ने उस हाथी की मदद की और आपको पता नहीं है सरपंच जी, वो हाथी एक जादुई हाथी है। मैंने कल रात को अपनी आंखों से देखा कि ये रामू उस हाथी की वजह से अमीर हुआ है और उस हाथी ने मुझे बोला है कि वो हमारे पूरे गांव वालों को खत्म कर देगा क्योंकि हमने उसको मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था ना, इसीलिए। ये सुनते ही सारे गांव वाले जमा होकर रामू के पास जाते हैं और उसको हाथी के पास ले जाने के लिए बोलते हैं, जिस पर रामू उनसे बोलता है, उस हाथी को कुछ मत करो, वो बहुत अच्छा है, वो हमारे गांव को खुशियों से भर देगा। रामू सभी गांव वालों को रोकता है पर सभी गांव वाले गुस्से में हाथी के पास जाते हैं। हाथी और रामू दोनों को ही गांव वाले मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ गांव के सरपंच आ जाते हैं। तभी वो जादुई हाथी बोलता है, आप लोग रुकिए, जिससे जो कहना है मुझे बोले, मगर रामू को कुछ मत करो क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान है। आप पूरे गांव वालों का वो भला ही सोचता है और मैं एक जादुई हाथी हूँ। मैं आप पूरे गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ, बल्कि ये जो रूप है जो कि एक कपटी आदमी है, ये आप सभी से जलता है और लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है कि मैं एक बुरा हाथी हूँ। सरपंच जी को हाथी की बात पे यकीन हो जाता है और वो रूप को ही गांव से निकाल देते हैं, जिसके बाद पूरा गांव उस हाथी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और हाथी भी सभी जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता है।